नमस्कार साथियों, एक बार फिर से जीनेट जेआरएफ फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूं कि आपकी बेहतरी के लिए हर संभव प्रयासरत मैं A.K. मिश्रा भूगोल विषय को लेकर के इस मंच पर उपस्थित जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की चर्चा चल रही थी, जिसका पार्ट 1 आप लोगों को मिल चुका है। अभी हम चर्चा करने वाले हैं पार्ट 2 का, राइट। तो पार्ट 2 का जो हम चर्चा करेंगे, ध्यान देना इससे पहले कि पार्ट 1 आप ज़रूर देख लेना। उसके पीछे कारण है कि अगर पार्ट 1 अगर आप देखे रहेंगे तो पार्ट 2 को आप आसानी से समझ पाएंगे, राइट। और अगर पार्ट 1 से खिलवाड़ किए रहेंगे, ध्यान देना बात को, तो पार्ट 2 में आपके लिए जो है खिलौना ही नज़र आएगा। प्रिपरेशन के लिए कोई भी चीज़ एक सीक्वेंस में की जाती है हमेशा। ना पढ़ो चलेगा, मत देखिए, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी देखिए तो एक स्टेप से अपने नियम को फॉलो करते हुए चलिए, राइट। चलिए हम शुरू करते हैं फिर जो है साउथ अमेरिका की पार्ट 2। राइट, साउथ अमेरिका का पार्ट 2 है आपका। मान लीजिए ये देखिए, मैंने आपसे पहले बताया था, उसी सेम पिक्चर से हम जो है टॉपिक को बिगिन कर देंगे। तो अपने सेम पिक्चर से ही हम टॉपिक की शुरुआत करने का स्टार्ट वो किया। हम कहाँ तक देख लिए थे? अर्जेंटीना तक देख लिए थे ना। अर्जेंटीना में एंडीज पर्वतीय गिरते पठार को क्या कहते हैं? पेंटागोनिया। क्या कहते हैं? पेंटागोनिया। और पेंटागोनिया का जो पठार है वो पठार वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थित है, जिसे हम शीत मरुस्थल का उदाहरण भी देते हैं, जहाँ भेड़ पालन किया जाता है, राइट। फिर हम आगे बढ़ते हैं पेंटागोनिया से। ये आपका अर्जेंटीना है, ये आप जान ही रहे भली भांति इससे। अब आपका ये उरुग्वे है। तो अर्जेंटीना और उरुग्वे में जो वृक्ष रहित घास का मैदान है उसे हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो पंपास से जानते हैं। क्या नाम है इसका? यहाँ जो वृक्ष रहित घास का मैदान है इसे हम पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपास, राइट। ये ध्यान देना, इसमें वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, वृक्ष रहित घास का मैदान है ये, राइट। यह क्षेत्र गेहूं की कृषि के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी क्षेत्र में आप देखेंगे कि एक स्थान मिलेगा आपको, रोजारियो। मिला? नहीं मिला। अच्छा, बाहिया ब्लांका मिल गया। रोजारियो से बाहिया ब्लांका के बीच जिस क्षेत्र में हम कृषि के लिए उपयोग करते हैं, राइट। और यह जो है हमारी कृषि है, ये गेहूं के लिए फेमस होती है। और यहाँ का जो गेहूं है वह कुछ इस तरीके से आंतरिक अर्धचंद्राकार के रूप में जो है इसकी आकृति जैसे कुछ इस टाइप से होती है। ठीक, आप देखेंगे कि जो रोजारियो है, रोजारियो जो है, क्या नाम है इसका, वो किसी नदी के तट पर अवस्थित है, पराना। ध्यान देना, यहाँ एक नदी आती पराना, यहीं पे आपका रोजारियो है, अर्जेंटीना में है, ध्यान देना। रोजारियो अर्जेंटीना में है, ठीक है ना। और आपका जो बाहिया ब्लांका है वो उसके जस्ट नीचे, जैसे ब्यूनस आयर्स आप देख रहे होंगे, बाहिया ब्लांका की खाड़ी भी है, जहाँ कोलोराडो और सेलेडो नदी का जो है निकास स्थल। तो ये आपका ये रोजारियो हो गया। इसके नीचे आप जस्ट देखेंगे यहीं पे जो है आपका बाहिया ब्लांका है, राइट।
इतनी बातें क्लियर हुई? आपको दिख रहा है ना? चलिए, रोजारी और बाह्य बलांगा का जो क्षेत्र है, आंतरिक अंधचंद्राकार के रूप में, जो गेहूं के उत्पादन दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। राइट। चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। जो ब्यूनस आयर आपका है, ब्यूनस आयर और मोंटवीडियो। ब्यूनस आयर अर्जेंटीना की राजधानी है, मोंटवीडियो उरुग्वे की राजधानी शहर। यह हमारा क्या है, ये दोनों राजधानी शहर जो है मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए फेमस है। राइट। और आपका जो ब्यूनस आयर है वो रोजारियो रीजन में यह तेनी मांस के साथ साथ जो है, इसके पहले आपने गेहूं के उत्पादन के संदर्भ में पढ़ा था, जो पंपास का रीजन है। ठीक है। तो पंपास का रीजन ये सब गेहूं के उत्पादन दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। पशुपालन भी होता है यहाँ पे, जिनकी वजह से मांस प्रसंस्करण उद्योग का भी विकास हुआ यहाँ पे। और साथ ही साथ आप देखेंगे जो है कि जो आपका ये दोनों राजधानी सिटी है, यह एक पोर्ट के रूप में जो है कार्य करता है। तो निर्यात के दृष्टिकोण से, यानी मांस और गेहूं के निर्यात के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। राइट। यहाँ एक जो है ये कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे आकृति बनती है, जिस पे एक जगह जो है ब्यूनस आयर है, एक जो है मोंटवीडियो। राइट। मोंटवीडियो आपका उरुग्वे की राजधानी है, ब्यूनस आयर आपका जो है अर्जेंटीना की राजधानी है। बात समझ में आ रही है ना? चलिए फिर हम आते हैं अर्जेंटीना और पराग्वे। उरुग्वे और पराग्वे एक दूसरे से जो है सीमा साझा नहीं करता है, लेकिन अर्जेंटीना दोनों से सीमा साझा करता है। ध्यान देना बात को। राइट। क्योंकि अर्जेंटीना का एरिया कुछ इस तरीके से जो है डिवाइडेशन का कार्य करता है, और यही आपका क्या है, पराग्वे। पराग्वे। राइट। तो अर्जेंटीना और पराग्वे के जो मिश्रित वनस्पति प्रदेश है, ठीक है ना, उसको हम ग्रान चाको के नाम से जानते हैं। ग्रान चाको आपको मिल गया होगा, मिला कि नहीं मिला? बोल्विया प्लेटो के पास आप जाएंगे तो आपको ग्रान चाको मिल जाएगा। बोल्विया कहाँ हो आपको पता होना चाहिए। आपको नहीं पता है फिर किसको बताइए हमको। ये आपका बोल्विया, यही आपका बोल्विया प्लेटू है। ये आपका अर्जेंटीना है, पराग्वे है। अर्जेंटीना और पराग्वे का जो मिश्रित एरिया है, इसी को हम ग्रान चाको कहते हैं। क्या? ग्रान चाको। राइट। यह एक पुर्तगाली शब्द, ध्यान देना। ग्रान चाको क्या है? पुर्तगाल से लिया गया शब्द, जिसे पुर्तगाली शब्द कहते हैं। राइट। आखेटक भूमि के लिए जो है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण एरिया माना जाता था, क्योंकि यहाँ जो है मानव अपने आखेट के लिए आते थे। इस क्षेत्र में अब आखेट कहाँ होता है आपको पता होना चाहिए। जनजाति समुदाय हमारा जो है वो आखेट ज़्यादा करता है। तो इस क्षेत्र में जनजाति समुदाय जो है अपने शिकार के लिए आखेट करते थे, लेकिन जब उनके जीवन का निर्वहन जो है पशुपालन
पर आधारित हो गई तो रॉकेट करना बंद कर दिया। ठीक है ना। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम आ जाते हैं सीधा कहाँ, ब्राज़ील में, और आपका ये बोलिविया। तो ब्राज़ील और बोलिविया का जो पठार है, यानी अंतरा पर्वतीय पठार या अंतरा महाद्वीपीय पठार हम कह सकते हैं, पर्वतीय नहीं, अंतरा महाद्वीपीय पठार हम कह सकते हैं। ब्राज़ील और बोलिविया के अंतर महाद्वीपीय पठार को हम क्या कहेंगे, माटो ग्रासो का पठार। यही बड़े अक्षर में लिखा है। क्या कहते हैं, माटो ग्रासो का पठार। आगे बढ़े फिर, माटो ग्रासो मिला आप लोगों को। चलिए, ब्राज़ील में जो आपका माटो ग्रासो का पठार है वह उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को जो है कुछ नाम दिया गया है, ब्राज़ील में जो माटो ग्रासो का पठार, क्योंकि ब्राज़ील और बोलिविया की सीमा पर अवस्थित है माटो ग्रासो ना। तो जो ब्राज़ीलियन उच्चभूमि पर जो है ये जो पठार है, वहाँ पे जो वनस्पति होती है उसको हम सब, क्या नाम है इसका, जो है कंपोज कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोज। कंपोज कुछ इस टाइप से मिल जाएगा, राइट। माटो ग्रासो का जो पठार है उत्पत्ति और संरचना के दृष्टिकोण से ब्राज़ीलियन उच्चभूमि का ही भाग माना जाता है। ठीक है ना। और ब्राज़ीलियन उच्चभूमि जो हाईलैंड है वो महाद्वीपीय पठार का खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है दक्षिण अमेरिका का। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक स्थान आपको मिलेगा बेलो होरिजेंटा, राइट। बेलो होरिजेंटा यहाँ पर है, बेलो होरिजेंटा, राइट। ये जो आपका बेलो होरिजेंटा है, इस बेलो होरिजेंटा को समीप एक स्थान आपको मिलेगा इटावेरा। मिला? नहीं मिला, इटावेरा नहीं मिला, मिल गया। ढूंढिए, मैं इतनी थोड़ा मेहनत करिए। बाकी तो मैं हूँ, आपको बता दूंगा मार्कअप करके। ठीक, अगर मैप में नहीं दिया होता है, कुछ लोकेशन ऐसे होते हैं जो मैप में नहीं लिखे हैं, लेकिन उसको हम जो है लोकलाइज्ड कर लेते हैं। ठीक है ना। इसी बेलो होरिजेंटा के पास जो है एक स्थान है इटावेरा। इटावेरा क्या है, लौह खनन का एक, लौह अयस्क के खनन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहीं पर होगी इटावेरा। लौह अयस्क के खनन दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं फिर हम। आप देखेंगे कि ब्राज़ीलियन उच्चभूमि से एक नदी निकलती है जिसको हम पारा नदी कहते हैं। पारा का नाम टोकेंटी भी है, ध्यान देना इसको। इसे हम ब्राज़ीलियन हाईलैंड से निकलती है। ठीक, ब्राज़ीलियन हाईलैंड से निकलती है क्या, टोकेंटिया, पारा नदी। और कौन सी नदी निकलती है, सैन फ्रांसिस्को,
मिला? सैन फ्रांसिस्को नहीं मिला? चलिए एक मैप यहाँ बना के हम आपको रिवर थोड़ा सा दिखा देते हैं, नहीं तो आप हमेशा हमेशा के लिए कंफ्यूजन में रहोगे। आपका ये देखो ब्राज़ीलियन उच्च भूमि है, राइट। ठीक, अब ब्राज़ीलियन उच्च भूमि जो आपका है यही तो है ना, यही। तो यहीं पर आप देखेंगे कि सैन फ्रांसिस्को नदी कहाँ है, यहाँ से इस तरीके से गुजर रही है, लेकिन इसके नीचे जो है पारा नदी है। बात समझ में आ रही है ना आपको, राइट। चलो, तो टोकंटे या पारा नदी आपने देख लिया, सैन फ्रांसिस्को। नदी आपको मिला, एक नदी आपको उरुग्वे नाम से मिलेगी, मिला? ढूंढिए, पारा नदी की आप जस्ट नीचे आएंगे आपको उरुग्वे नदी मिल जाएगी। ठीक, जो उरुग्वे नदी है ना, उरुग्वे के बगल आप देखेंगे तो पराना नदी मिल जाएगी। ये उरुग्वे है, इसके बगल जस्ट आप देखेंगे तो पराना मिल जाएगा, पराना नदी, उरुग्वे, इसको हम सैन फ्रांसिस्को बोलते हैं, और ये टोकंटी या पारा नदी, राइट। ये सब नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं? ब्राज़ीलियन हाईलैंड से, ध्यान देना इस बात का, ब्राज़ीलियन हाईलैंड से निकल रही है, ठीक है ना। और आप फिर अगली कड़ी में देखेंगे कि एक स्थान आपको मिलेगा साओ पोलो, ठीक। साओ पोलो मिला? नहीं मिला। साओ पोलो आपका जो है वो कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा वहाँ से गुजरता है, ध्यान देना इस बात को। साओ पोलो आपका जो ब्राज़ील में है, ध्यान देना, साओ पोलो मान लीजिए यहाँ पर है, और आपका मकर रेखा यहाँ से गुजर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मकर रेखा। ब्राज़ील में कहवा के बागान को फजेंडा कहते हैं, आपको पता है? और कहवा के बागान को ब्राज़ील में फजेंडा कहते हैं, जहाँ पर साओ पोलो जो है वो कहवा व्यापार का एक महत्वपूर्ण होता है, एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है, ठीक। और साओ पोलो दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र भी है। ब्राज़ील की आर्थिक राजधानी में से जो आपका रेडीमेड वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है वो यहीं पर हुआ है, इसे मैनचेस्टर भी कहते हैं साओ पोलो को। इसीलिए साओ पोलो बंदरगाह पर जो पड़ने वाला अत्यधिक भार है, इस भार को कम करने के लिए सेंटास बंदरगाह का डेवलपमेंट किया गया। आपको सेंटास मिल जाएगा, सेंटास मिला आपको? साओ से सटा हुआ सेंटास है, ध्यान देना इस बात को। सेंटास, सेंटास बंदरगाह साओ पोलो के भार को कम करने के लिए सेंटास का डेवलपमेंट हुआ, राइट। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में आप पाएंगे कि जो साओ पोलो से सेंटास के यहाँ तक सामान का जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसे हम उस रेल मार्ग का जो है सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। साओ पोलो से सेंटास तक ले जाने वाले सामान का जो आयात निर्यात होता है उसे काफ़ी रेल के नाम से जानते हैं, चूँकि सबसे ज़्यादा कहवा का व्यापार होता है, ध्यान देना इस बात को, ठीक है ना। अब धीरे धीरे फिर क्या होगा कि सेंटास जो विश्व स्तर पर काफ़ी निर्यात दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह माना गया, ठीक। अच्छा, जब एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हो गया, कॉफ़ी का निर्यात सर्वाधिक होता था, इसीलिए इसको कहवा
पोर्ट भी कहते हैं। कहवा पोर्ट के नाम से सेंटास को जानते हैं। सेंटास बंदरगाह को कहवा बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, ध्यान देना इस बात को, राइट। अब आप सोचिए कि एक ही स्थान से कितने सारे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, राइट। चलिए फिर हम आते हैं गुयाना उच्च भूमि पर। हम ब्राज़ील हाईलैंड तो आपने पकड़ लिया। गुयाना उच्च भूमि का जो विस्तार हमारा है वो पश्चिम में वेनेजुएला से लेकर के पूर्व में सूरीनामा तक है, राइट। गुयाना उच्च भूमि कुछ इस तरीके से आया है। कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनामा, फ्रेंच गुयाना, राइट। आपकी जो गुयाना उच्च भूमि है इसे है, इसको हम गुयाना उच्च भूमि कहते हैं। मिला मैप में आप लोगों को? नहीं मिला होगा तो बता देना, छुपा के रखोगे तो लग जाओगे। गुयाना उच्च भूमि पश्चिम वेनेजुएला से लेकर के सूरीनामा तक, यानी वेनेजुएला से लेकर के सूरीनामा तक है गुयाना उच्च भूमि का विस्तार। ध्यान देना, एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। गुयाना उच्च भूमि का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आप तुरंत जो है बेझिझक जवाब दे दोगे, कोई संकोच नहीं। गुयाना उच्च भूमि की जो उत्पत्ति एवं संरचना दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह किसका भाग है? ब्राजीलियन उच्च भूमि का ही भाग, राइट। फिर हम देखते हैं आगे जो हमारा वेनेजुएला है, इसके यहाँ पर जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नाम से जाना जाता है? एंजल जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। किस नदी पर है? तो आप देखेंगे जो है यहाँ एक ओरनिको नदी है, यहाँ पर जो है एक ओरनिको नदी है। कौन सी नदी है? ओरनिको, ओरनिको रिवर पर जो है हमारा एंजल फॉल जलप्रपात अवस्थित है, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहलाता है, राइट। वर्ल्ड हाईएस्ट फॉल, एंजल फॉल, राइट। अच्छा, ओरनिको जो नदी आपकी है वो गुयाना उच्च भूमि से निकलने के बाद वेनेजुएला से होते हुए जो है ये कहाँ जाकर गिरती है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, राइट। कैरिबियन नहीं गिरती, ध्यान देना बात है। और नहीं तो पता लगा कि आप गलती करके चले जाओगे। डेल्टा ऑफ ओरनिको आप देखेंगे गुयाना के जस्ट ऊपर है, वेनेजुएला के बाद गुयाना, तो यहीं पे आपका जो है डेल्टा ऑफ ओरनिको मिलेगा। जितना पॉइंट हम आपको हिट कर दे रहे हैं मैप में, अगर उसको आप हॉनेस्टली उस पर अगर आपने वर्क कर लिया है अपनी ईमानदारी से, कंपटीशन में क्वेश्चन कैसा भी आएगा मारोगे तो तुरंत हो जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इस नदी बेसिन का जो हमारा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है ना, उसे हम लानोज कहते हैं। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि वेनेजुएला जो हमारी है, उस वेनेजुएला में जो ट्रॉपिकल जोन का जो ग्रास पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? लानोज कहते हैं।
उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को वेनेजुएला में क्या कहते हैं? लानोज। यहाँ घास का मैदान आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, राइट। और एक चीज़ और ध्यान देना कि यह जो नदी बेसिन है खनिज तेल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौन सी नदी बेसिन? ओरनिको नदी बेसिन, ठीक है। कैरेबियन सागर के तट पर अवस्थित वेनेजुएला में आप देखेंगे माराकाइबो लेक है, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। माराकाइबो लेक मिला आप लोगों को? नहीं मिला। ऐसे मिलेगा, इतनी बड़ी लेक फिर भी नहीं दिखाई दे रही है। बोलो, यहाँ पे आपको मिलेगा, ध्यान देना। पिक्चर में दिखाई दे रहा कि नहीं? अब दिखाई दिया होगा, लेक माराकाइबो। राइट। किसी ने कहावत कहा है कि सक्सेस इज इन योर हैंड। अंग्रेजी में एक लाइन है, सक्सेस इज इन योर हैंड। क्या? पेज को बदलते हैं पहले। SUCCESS, सक्सेस इज इन योर हैंड। इसको हम हिंदी में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा आपकी सफलता आपके हाथ में है। कैसे है ये आप ही डिसाइड करोगे। तो मित्रों, सक्सेस इज इन योर हैंड। एक भी अगर गलती मिस्टेक कर दी है, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है वीडियो को भगा करके देखना, 2x पर देखना, आधा वर्ड उसमें हैंग हो जाता, पता ही नहीं चलता, बस केवल सुनते रहते हैं, क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चलता। यूट्यूब का कोई सांग नहीं होता। यूट्यूब पे जो पढ़ाई करने वाले लोग हैं बहुत सेंट्रलाइज होकर पढ़ना पड़ता है, ठीक। चलिए फिर हम देखते हैं अपना अगला पार्ट। फिर जैसे हम वेनेजुएला को से फिर हम कोलंबिया की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। कोलंबिया से फिर इक्वाडोर, फिर पेरू। तो पेरू का जो एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में जो है, यहाँ पर हमारी जो अमेजन नदी बेसिन, यानी जो पेरू से यानी हमारी जो एंडीज पर्वतीय क्षेत्र है, ध्यान देना इस बात को, फिर आपको एक मैप बनाना ही पड़ेगा। यही आपका पेरू है, ये आपका क्या है? इक्वाडोर है, कोलंबिया है, वेनेजुएला, ये ब्राज़ील है। पेरू का जो हमारा एंडीज पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ से हमारी ब्राज़ील नदी का उद्गम होता है, राइट। यह सीधा जा करके कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में गिरती है। जीरो लाइन हमारा जो इसके मुहाने से होकर के गुजरती है, भूमध्य रेखा जिसको कहते हैं। इसे हम विश्व की दूसरी लंबी नदी जानते हैं। विश्व की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो नील नदी है। ध्यान देना बात। विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वह नील नदी है, उसके बाद फिर अमेजन आता है, राइट। अफवाह के दृष्टिकोण से विश्व की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, क्योंकि जितना इसका अफवाह क्षेत्र उतना किसी और नदी का पूरे वर्ल्ड में नहीं है। इसकी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जिसमें मदिरा इसकी एक इम्पॉर्टेंट नदी है, जो सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका जो है, जैसे मान लीजिए अमेजन है, तो अमेजन में कई शाखाएं आके दाएं बाएं से जो है मिली है। कोई ब्राज़ीलियन हाईलैंड से, कोई गुयाना हाईलैंड से, कोई जो है आपके एंडीज पर्वतीय क्षेत्र से, इस तरह से निकलते हुए सारी सहायक नदियों को एक साथ जल्दी करके ले जाके कहाँ? अटलांटिक महासागर में उड़ेल देती है, राइट। और इस नदी बेसिन में जो सर्वाधिक घने वन पाए जाते हैं, क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र में
अवस्थित है, और विषुवत क्षेत्र में आपको पता है कि वर्षा बहुत होती है, सूर्यातप भी ज़्यादा होता है। तो सर्वाधिक वर्षा और सूर्यातप होने के नाते जो है सर्वाधिक घना जंगल भी होता है। सर्वाधिक घना जंगल होने के नाते यहाँ पर आवागमन में बाधाएं होती है, ठीक है ना। तो एक ही फैक्टर नहीं, कई सारा फैक्टर एक साथ अमेजन नदी बेसिन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक। इसकी एक सहायक नदी नेग्रो है, तो नेग्रो आपको दाहिने किनारे पे मिल जाती है और मदिरा आपके बाएं किनारे से आके मिलती है। मदिरा मिला आप लोगों को? नेग्रो दाहिना किनारा, बायां किनारा, किनारा यानी लेफ्ट और राइट किसी भी नदी का निर्धारण कैसे करते हैं? जिधर को जल प्रवाह होता है उधर को मुँह करके आप खड़ा हो जाओगे, तो कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है ये आपको डिसाइड हो जाएगा। ये मदिरा आपका हो गया, ये आपका नेग्रो हो गया, मदिरा नदी हो गया ये, जो अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी में से है, ये आपका मदिरा नदी, राइट। और एक जीके के रूप में सेलवास शब्द का उपयोग होता है। अमेजन बेसिन में जो हमारे जो है वन पाए जाते हैं उसको हम सेलवास कहते हैं। क्या कहते हैं? अमेजन नदी बेसिन में जो हमारे वन पाए जाते हैं उसे हम सेलवास कहते हैं। उष्णकटिबंधीय रीजन वाला है वन, ध्यान देना। वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय वन को हम क्या कहते हैं? लानोज। अभी आपने कहा वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय वन को हम लानोज कहते हैं। गुयाना हाईलैंड पे जो है इन सब का जो है डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं अमेजन नदी बेसिन। अमेजन नदी बेसिन चल रहा है आपका। और यहाँ के वनों में जो सबसे पहले हम रबड़ के वृक्ष को देखे थे, ध्यान देना, जो विश्व स्तर पर जो है रबड़ की खेती हमारी है वहीं पर होती है। आप देखेंगे नेग्रो अमेजन के संगम जहाँ बनाती है नेग्रो नदी, नेग्रो नदी आप देखेंगे, नेग्रो नदी जो है मदिरा से आप थोड़ा सा जो है क्या नाम है इसका, नेग्रो नदी जो है आपका, इसी नेग्रो नदी का जो संगम है, इसी संगम पर जो है आपको एक जगह मिलेगा, मानस अवस्थित है, ठीक। अमेजन नदी के तट पर यही है मानस, राइट। तो मानस जो हमारा है वह मानस जो है रबड़ संग्रहालय का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। संग्रहालय का मतलब रिजर्व करना किसी भी चीज़ को, जबकि टोकंटी या पारा नदी जो आपकी है, मिला आपको टोकंटी या पारा नदी? टोकंटी से नहीं मिला? अच्छा, लास्ट में आप देखेंगे तो टोकंटी या पारा नदी जो है साउथ से आ रही है नॉर्थ की ओर, ब्राज़ीलियन हाईलैंड से निकलती है, ठीक है ना। तो टोकंटी या पारा नदी जो आपका है, इसका जो मुहाना वहाँ पर बेलन, यानी यहाँ पर जो है वेलन, बेलन एक स्थान का नाम है, राइट। मिला? बेलन, बेलन किसके लिए फेमस है? रबड़ के निर्यात के दृष्टिकोण से दक्षिण अमेरिका का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, राइट। सेलवास वन की सघनता इतनी अधिक है कि इसमें जो है गम्यता, हमने आपको पहले बताया कि नगण्य मात्रा होता है, और इसी कारण से आयात निर्यात की सुविधाएं वहाँ उपलब्ध है, जिनके कारण से आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा है। आपको एक शब्द
मिलेगा फिजिकल पार्ट पे आप जाएंगे, केप डी साराक्यू। केप डी साराक्यू जो हमारा है, वो जो अमेजन का मुहाना है, राइट, ये फिजिकल पार्ट में जब आप जाएंगे ना, तो आपको यहाँ मिलेगा केप डी साराक्यू। केप डी साराक्यू है, वह ब्राज़ील के पूर्वी किनारे पर स्थित है। बात सही, अटलांटिक महासागर के तट पर अवस्थित है। यहाँ से हमारा क्या होता है, विश्व लेवल पर चीनी का निर्यात किया जाता है, और चीनी के निर्यात के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में से हम जानते हैं, राइट। फिर हम पहुँचते हैं सेल्वाडोर। सेल्वाडोर जो पुर्तगालियों का द्वार कहा जाता है, और इसे ब्राज़ील की हम प्राचीनतम राजधानी भी जानते हैं, राजधानी के नाम से भी जानते हैं, राइट। सेल्वाडोर मिला कि नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए, उसके बाद फिर हम सेल्वाडोर का जो है आगे इतिहास और भूगोल सब बता देते हैं, राइट। आप केप डी साराक्यू के नीचे आएंगे थोड़ा सा जो है, तो जो सेल्वाडोर है वो मिल जाएगा आपको। सेल्वाडोर के बगल में आप देखेंगे काकोरिया, आपको एक स्थान मिलेगा। सेल्वाडोर आपका देखिए यहाँ पर, आप लोग मैपिंग में देखो वीक हो बहुत, इतना ज़्यादा वीक कंपटीशन नहीं बीट करवा पाएगा, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा इसके लिए। और भूगोल का जो पहला नियम है ना, लॉ ऑफ ज्योग्राफी, कि नज़ारा देखो और चक्कर लगाओ, इस सिद्धांत को आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। आपको यहीं पे सेल्वाडोर मिलेगा, राइट। यह सेल्वाडोर मैंने बताया ना, पुर्तगालियों के लिए प्राचीन शहर, प्राचीनतम राजधानी, पुर्तगालियों का द्वार माना जाता है इसे। आप देखेंगे इसके बाद रियो डी जेनेरियो आपको मिलेगा। सेल्वाडोर से आप नीचे आएंगे, रियो डी जेनेरियो, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो गुजर रहा है, और ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है इसी के आसपास में आपको रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो भाई किसके लिए फेमस है? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील की वैधानिक राजधानी है, कभी नहीं भूलना इसको। यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, और यह एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह के भी रूप में जाना जाता है, क्योंकि कोस्टल रीजन में अवस्थित राजधानी शहर है। ध्यान देना बात को। रियो डी जेनेरियो के बाद जो ब्राज़ील की राजधानी बनी थी उसका नाम है ब्राज़ीलिया। आपको ब्राज़ीलिया भी मिलना चाहिए। और ब्राज़ीलिया राजधानी शहर है, इसको हम प्रशासनिक केंद्र कहते हैं। तो ब्राज़ीलिया हमारे कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को नदी आप पहुँच जाइए, पराना नदी आप पहुँच जाइए। पराना का जो सबसे उत्तरी हिस्सा है आप वहाँ चले जाइए, सैन फ्रांसिस्को नदी के पास में आप यहाँ मिलेगा आपको ब्राज़ीलिया। आप कहेंगे सर बहुत फास्ट आप चल रहे हैं, मैपिंग में इतना फास्ट नहीं चला जाता। शब्द विन्यास पे ध्यान रखते हुए कान को लगाए रखिए, और हमारे साथ जैसे जैसे हम मार्कअप कर रहे हैं, अगर हम यही चीज़ यहाँ इस मैप में करेंगे तो यहाँ इस मैप में भी यहाँ आ जाएगा। दिमाग में ये चीज़ सेट होना चाहिए, ठीक, कि मानस कहाँ है, मदिरा कहाँ है, राइट। इन सब चीज़ों का सेंट्रलाइज होना चाहिए, और ये चीज़ प्रैक्टिस से होता है, रटने से नहीं, समझने से नहीं, कोई दिमाग नहीं, केवल प्रैक्टिस करो बस। यहाँ केवल एक काम करता है, प्रैक्टिस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। रियो डी जेनेरियो के बाद मैंने आपको बताया कि ब्राज़ीलिया इसकी प्रशासनिक राजधानी। फिर हम आते हैं, एक स्थान आपको मिलेगा रियो डी ला प्लाटा। रियो डी ला प्लाटा, रियो डी ला प्लाटा उरुग्वे और अर्जेंटीना के मध्य अवस्थित नदी
के समान ज्वारनदमुखी क्षेत्र है ये। यहाँ कोई नदी आकर गिरती होगी तभी ज्वारनद की बात कर रहा है। पराना मिल गया, देखो पराना और उरुग्वे दोनों मिल करके जो है रियो डी ला प्लाटा में। रियो डी ला प्लाटा की आकृति कुछ इस तरीके से है। स्थलाकृति कुछ इस तरीके से है। तो यही जो है रियो डी ला प्लाटा, रियो डी ला प्लाटा, राइट। रियो डी ला प्लाटा ज्वारनदमुखी क्षेत्र है। इसका संबंध दक्षिणी अटलांटिक महासागर से आप जान ही रहे हो, ये तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। ब्राजीलियन उच्चभूमि से निकलने वाली उरुग्वे और पराना नदी का निकास इसी में होता है, रियो डी ला प्लाटा में होता है। आने का मतलब पराना दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी। बात ध्यान दें, संपूर्ण दक्षिण अमेरिका में अगर हम बात करें तो दूसरी सबसे लंबी नदी पराग्वे एक नदी है। पराग्वे, पराना, ढेमाना, ये सब इतनी सारी नदियाँ कहाँ से पैदा हुई? उरुग्वे, तो पराग्वे मिला आपको। पराग्वे जो है वो पराना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अगर पराना अगर आपको मिल गया तो पराग्वे मिलना चाहिए। पराग्वे आप नदी अगर मिल रही, पराग्वे कंट्री भी आपने पढ़ा था ना, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यहाँ से आ रही पराग्वे, इसको हम पराग्वे, यहाँ से आती है पराना, राइट। पेन को देख करके समझने का प्रयास करिए। तो पराग्वे जो हमारी पराना में आके मिल जाती, ठीक। इस नदी के तट पर पराग्वे की राजधानी जो है क्या है? अश्योनिकन, अश्योनिकन पराग्वे की राजधानी अवस्थित है। अर्जेंटीना के बाल्देस प्रायद्वीप, बाल्देस प्रायद्वीप काफ़ी चर्चित है। कहाँ भाई बाल्देस प्रायद्वीप? अर्जेंटीना का जो बाल्देस प्रायद्वीप है, आपने बाहिया ब्लांका पढ़ा था, गल्फ ऑफ सान मेरिनो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अभी नहीं, अभी रियो डी ला प्लाटा केवल आपने देखा था। रियो डी ला प्लाटा के नीचे आप आएंगे तो आपको जो है एक मिलेगा बाहिया ब्लांका, बाहिया ब्लांका। फिर उसके बाद फिर आपको मिलेगा गल्फ ऑफ सान मेरिनो, सान मैटियास, मेरिनो नहीं, गल्फ ऑफ सान मैटियास, राइट। तो आपने देखा कि हमारा जो अर्जेंटीना का जो है बाल्देस प्रायद्वीप, और सेम जस्ट इसी के नीचे आएंगे तो आपका बाल्देस प्रायद्वीप मिल जाएगा। यहीं पर है आपका जो है बाल्देस प्रायद्वीप, राइट। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? चलिए ठीक है। तो ये आपका बाल्देस प्रायद्वीप है। बाल्देस प्रायद्वीप किसके लिए फेमस? आइए इसको देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका का सबसे निचला क्षेत्र है ये, सबसे निचला स्थान इसको हम कह सकते हैं। एंडीज पर्वतश्रेणी से निकलने वाली जो नदी कोलोराडो और निग्रो अर्जेंटीना से होते हुए कहाँ गिरती है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। भाई दक्षिणी अमेरिका में कोलोराडो और निग्रो नदी अर्जेंटीना से होती है। बाप रे बाप, बहुत मुश्किल काम है। कोलोराडो मिला आपको? निग्रो, अच्छा निग्रो पढ़ा नहीं था क्या इसके पहले? देख लो अर्जेंटीना में कहाँ है। कोलोराडो तो हमको मिल गया। निग्रो हम एक ब्राज़ील में भी पढ़ चुके हैं, निग्रो हम एक अर्जेंटीना में पढ़ रहे हैं। बहुत कन्फ्यूजन है कि दो नदियाँ एक महाद्वीप में कैसे हो सकती हैं। कहीं मिला आज तक आपको ऐसा नाम? लेकिन नहीं मिला। चलो यहाँ पढ़ते हैं। जब हम
अर्जेंटीना की बात करेंगे तो भी नेग्रो नदी आएगी, ठीक। जब हम ब्राज़ील की बात करेंगे तो भी नेग्रो नदी बात आएगी। नेग्रो नदी जो हमारी है वह यहाँ पर है, देखो कोलोराडो नदी यहाँ पर, ये दोनों कहाँ, दक्षिण अटलांटिक महासागर में गिर रही हैं। कोलोराडो नदी का निकास बाहिया ब्लांका में होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बाहिया ब्लांका की खाड़ी में। और जो हमारी नेग्रो नदी है, नेग्रो नदी का निकास जो है सेंट सान मैटियास में होता है, राइट। मैंने आपको यह भी गल्फ बताया और यह भी बताया, राइट। ये कोलोराडो, ये नेग्रो, इसको आप नोट कर लेना, राइट। तो कैसा लगा आप लोगों को इतना लंबा सफ़र? अच्छा हाँ, फाकलैंड तो आपको बताया ही नहीं, यहीं पर देखो हमारा फाकलैंड है, टेरा डेल फ्यूगो यहाँ पर है, आपको ये चीज़ बता ही दें। त्रिनिदाद एंड टोबैगो जिस कंट्री का हमने चर्चा नहीं किया, आइलैंड कंट्री यहाँ पर अवस्थित है, इसका कोई ज्योग्राफी उस तरीके से कुछ खास है नहीं। बाकी छोटे छोटे कुछ आइलैंड हैं, इनके बारे में भी अगर आप जानना चाहो तो आप जान सकते हो। जैसे जॉन फर्नांडीज आइलैंड चिली के पास में है, यहाँ पर, ठीक। कौन सा है? जॉन फर्नांडीज आइलैंड, इस पर किसका अधिकार है? चिली का अधिकार। तो इसी के साथ देखिए 2 आइलैंड और आपको मिल जाएंगे। ये सारे आइलैंड ध्यान देना, इन सब पे चिली का अधिकार है। इस आइलैंड का नाम है यस फ्लेक्सी आइलैंड, यस फ्लेक्सिया आइलैंड, और इसका नाम है एम्ब्रोजो आइलैंड। आप लोग नाम को देख लेना, अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इसको करेक्शन करने का प्रयास करिएगा, ठीक। फिर आप इसमें देखेंगे अटलांटिक महासागर में बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं जिस पर जो है साउथ अमेरिका का, अब अटलांटिक नहीं सॉरी, इसमें देखो पैसिफिक ओशियन में आप देख रहे हो, पैसिफिक, ये चिली की तरफ वाला जो पोर्शन होता है ना पैसिफिक होता है, उधर अर्जेंटीना और ब्राज़ील वाला जो है अटलांटिक होता है, राइट। इसमें देखेंगे आप इस तरीके से 4 से 5 आइलैंड, और ऊपर भी कोकोस आइलैंड है, आपको माल्पो आइलैंड है, ठीक है, जिस पर कोलंबिया, कोस्टा रिका, इन सब का जो अधिकार सामने है। तो अलग अलग कंट्री अपने अलग अलग प्रभुत्व को जमाए हुए हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे कि इन सब आइलैंड में जिसका दबदबा उसी का कब्जा, जैसे हमारे भारत में गांव की जो हमारी घरौंदी होती है ना, आबादी लैंड पे, आबादी लैंड का मतलब होता है जो आबाद है उसी की आबादी है, उस ज़मीन का कोई मालिकाना हक एग्जैक्ट किसी के पास होता ही नहीं, जिसके कब्जे में उसकी पास, आदमी कहता है ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये हमारी पूर्वजों में कहावत बोली जाती थी पहले। तो चलिए मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह सेशन एक बेहतर तरीके से समझ आया होगा, और इसी के साथ हम अपनी वाणी की विराम देकर के आप सभी लोगों से धन्यवाद, शुभकामनाएं, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।